मुझे एक चीज़ पूछना है। बिल्कुल बेझिझक पूछिए। आपके मन में क्या बात है? चाहे वो कोई गंभीर सवाल हो, कोई उलझन हो या बस कुछ नया जानने की इच्छा, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। आप अपना सवाल यहाँ लिख सकते हैं। अभी एक जो नया बिल निकला है यूजीसी, इससे भारत क्या में इंसान फिलहाल को कई नुकसान? महत्वपूर्ण बिलों और कानूनों की चर्चा हो रही है। आप शायद इनमें से किसी एक के बारे में। वो बिल जो यूजीसी है, इससे नुकसान क्या हो सकता है इंसान को? आप शायद यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को बदलकर जो नया बिल लाया जा रहा है, जिसे वीबीएसए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 या एचईसीआई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल कहा जा रहा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 भी चर्चा में है। इन बदलावों से एक सामान्य इंसान या छात्र को क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ प्रमुख चिंताएं, कंसर्न्स नीचे दी गई हैं। 1. फीस में बढ़ोतरी का डर, इंक्रीज इन फीस। नए बिल के तहत संस्थानों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देने की बात कही जा रही है। आलोचकों का मानना है कि जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खुद के फैसले लेने की ज्यादा आजादी मिलेगी, तो वे अपनी आय बढ़ाने के लिए कोर्स की फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा महंगी हो सकती है। 2. केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण, ओवर सेंट्रलाइजेशन। अभी यूजीसी के अलावा एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी अलग अलग संस्थाएं थीं। नए बिल में सबको मिलाकर एक सुपर रेगुलेटर बनाने की तैयारी है। इससे डर ये है कि शिक्षा पर पूरी तरह केंद्र सरकार का कब्जा हो जाएगा और राज्यों की अपनी बात रखने की शक्ति कम हो जाएगी। 3. भेदभाव और गलत शिकायतों का जोखिम, इक्विटी रेगुलेशंस 2026। हाल ही में आए भेदभाव विरोधी नियमों, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को लेकर कुछ लोगों ने यह चिंता जताई है कि इसमें सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर स्पष्ट सुरक्षा नहीं दी गई है। गलत शिकायतों, फॉल्स कंप्लेंट्स को रोकने के लिए कड़े नियम नहीं है, जिसका दुरुपयोग किसी की छवि खराब करने के लिए किया जा सकता है। 4. छोटे कॉलेजों का बंद होना। नए कड़े मानकों, स्टैंडर्ड्स और ग्रेडिंग सिस्टम के कारण जो छोटे कॉलेज ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं और जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, उन्हें बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। इससे उन क्षेत्रों के छात्रों के पास पढ़ाई के विकल्प कम हो सकते हैं। 5. स्वायत्तता बनाम नौकरी, स्टाफ और टीचर्स। यूजीसी के खत्म होने से वहां काम करने वाले कर्मचारियों और प्रोफेसरों की स्वायत्तता और उनकी नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। निष्कर्ष: नुकसान मुख्य रूप से महंगी शिक्षा, सत्ता का केंद्रीकरण और नियमों के गलत इस्तेमाल की संभावनाओं को लेकर है। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और फर्जी डिग्रियां रुकेंगी। क्या आप इनमें से किसी खास मुद्दे, जैसे फीस या भेदभाव के नियम पर और जानकारी चाहते हैं? फीस और भी जानकारी दे सकते हैं तो दे दीजिए। यूजीसी के नियमों या नए बिल एचईसीआईवीबीएसए में होने वाले बदलावों से फीस और आम छात्र की जेब पर क्या असर पड़ सकता है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। 1. सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल का बढ़ना। नए नियमों के तहत सरकार यूनिवर्सिटीज को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी दे रही है। इसका एक मतलब ये भी है कि यूनिवर्सिटीज को अपने खर्चे खुद उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जब सरकार से मिलने वाली ग्रांट पैसे कम होगी, तो कॉलेज उसकी भरपाई छात्रों की फीस बढ़ाकर करेंगे। 2. ग्रेडेड ऑटोनॉमी। यूजीसी ने कॉलेजों को उनकी रेटिंग के आधार पर कैटेगरी में बांटा है। जो कॉलेज A+ जोड़ ग्रेड के हैं, उन्हें नए कोर्स शुरू करने और उनकी फीस तय करने की पूरी आज़ादी मिल रही है। नुकसान: अच्छे कॉलेजों में पढ़ना बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि वे अपनी मर्जी से फीस स्ट्रक्चर बना सकेंगे। 3. प्राइवेट सेक्टर का बढ़ता दखल। नए बिल का उद्देश्य सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक जैसे नियम बनाना है। चिंता: आलोचकों का कहना है कि इससे शिक्षा का व्यापारीकरण, कमर्शलाइजेशन होगा। जिस तरह प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा है, वैसे ही शिक्षा भी केवल उन लोगों तक सीमित हो सकती है जो मोटी फीस दे सकते हैं। 4. हॉस्टल और अन्य सुविधाओं का महंगा होना। सिर्फ पढ़ाई की फीस ही नहीं, बल्कि हॉस्टल, लाइब्रेरी और लैब जैसी सुविधाओं के लिए भी अलग से यूजर चार्ज बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है। हाल ही में कई यूनिवर्सिटीज जैसे JNU और अन्य में फीस बढ़ोतरी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनकी जड़ में यही नीतियां थीं।
शिक्षा के अलावा अन्य संभावित नुकसान एक नज़र में। क्षेत्र, क्या नुकसान हो सकता है? आरक्षण, रिजर्वेशन। कुछ लोगों को डर है कि यूनिवर्सिटीज को ज्यादा आज़ादी मिलने से आरक्षण के नियमों को लागू करने में ढिलाई आ सकती है। रिसर्च ग्रांट, छोटे और नए शोधकर्ताओं रिसर्चर्स को फंड मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि अब सारा नियंत्रण एक ही केंद्रीय संस्था के पास होगा। स्थानीय भाषा, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की वजह से क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय संस्कृति से जुड़े कोर्स को कम महत्व मिलने का खतरा है। एक जरूरी बात, सरकार का तर्क ये है कि इन बदलावों से स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन की प्रक्रिया आसान होगी ताकि किसी की पढ़ाई न रुके। लेकिन जमीन पर इसका असर क्या होगा, ये आने वाले समय में ही साफ होगा। क्या आप इस बारे में जानना चाहेंगे कि छात्र इन बदलावों के खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं या स्कॉलरशिप के नए नियम क्या हैं? हाँ बिल्कुल, जानना चाहेंगे। यूजीसी को हटाकर लाए जा रहे VBSA विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 और हाल ही में लागू हुए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर छात्रों के मन में छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप और विरोध को लेकर कई सवाल हैं। यहाँ इसके मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो आपको जानने चाहिए। 1. छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा बदलाव ग्रांट फंडिंग को लेकर है। फंडिंग का नया रास्ता। पहले यूजीसी खुद यूनिवर्सिटीज को पैसा और स्कॉलरशिप बांटता था। नए बिल VBSA के तहत नई संस्था के पास पैसे बांटने का अधिकार नहीं होगा। अब फंडिंग सीधे शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हाथ में होगी। कठोर नियम, नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नियमों जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस या समानता के नियम का पालन नहीं करती है तो सरकार उस संस्थान की यूजीसी स्कीम्स और स्कॉलरशिप रोक सकती है। इसका सीधा नुकसान वहां पढ़ रहे निर्दोष छात्रों को हो सकता है। योग्यता और उपस्थिति, छात्रवृत्ति पाने के लिए अब 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति और परिवार की आय सीमा जैसे कुछ योजनाओं के लिए 4.5 लाख सालाना को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। 2. छात्र और शिक्षक विरोध क्यों कर रहे हैं? दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं। विरोध के मुख्य कारण ये हैं: निजीकरण का डर, कॉर्पोरेटाइजेशन। छात्र संगठनों जैसे SIO, AISF आदि का कहना है कि सरकार शिक्षा से अपना हाथ खींच रही है। जब सरकार सीधे ग्रांट देना बंद करेगी तो कॉलेजों को लोन लेना पड़ेगा और वे उसे चुकाने के लिए छात्रों की फीस बढ़ाएंगे। अधिकारों का केंद्रीकरण, विरोध करने वालों का मानना है कि सारी ताकत दिल्ली, केंद्र सरकार के पास चली जाएगी, जिससे राज्यों की यूनिवर्सिटीज की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर विवाद। कुछ छात्र समूहों का कहना है कि नए समानता के नियम कुछ वर्गों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हो सकते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि ये नियम केवल कागजों पर हैं और जमीनी स्तर पर भेदभाव नहीं रोक पाएंगे। 3. छात्रों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? JPC को सुझाव। ये बिल अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC के पास है। कई छात्र यूनियन अपनी मांगे कमेटी को भेज रहे हैं ताकि बिल में सुधार हो सके। डिजिटल शिकायत प्रणाली, सरकार का दावा है कि नए सिस्टम में छात्रों के लिए एक सिंगल विंडो होगी जहां वे स्कॉलरशिप या कॉलेज की मनमानी की शिकायत सीधे ऑनलाइन कर सकेंगे। जरा रुकिए, मैं फिर से जवाब देता हूं। यूजीसी को हटाकर लाए जा रहे VBSA विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 और हाल ही में लागू हुए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर छात्रों के मन में छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप और विरोध को लेकर कई सवाल हैं। यहाँ इसके मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो आपको जानने चाहिए। 1. छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा बदलाव ग्रांट फंडिंग को लेकर है। फंडिंग का नया रास्ता। पहले यूजीसी खुद यूनिवर्सिटीज को पैसा और स्कॉलरशिप बांटता था। नए बिल VBSA के तहत नई संस्था के पास पैसे बांटने का अधिकार नहीं होगा। अब फंडिंग सीधे शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हाथ में होगी। कठोर नियम, नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नियमों जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस या समानता के नियम का पालन नहीं करती है तो सरकार उस संस्थान की यूजीसी स्कीम्स और स्कॉलरशिप रोक सकती है। इसका सीधा नुकसान वहां पढ़ रहे निर्दोष छात्रों को हो सकता है। योग्यता और उपस्थिति, छात्रवृत्ति पाने के लिए अब 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति और परिवार की आय सीमा जैसे कुछ योजनाओं के लिए 4.5 लाख सालाना को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। 2. छात्र और शिक्षक विरोध क्यों कर रहे हैं? दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं। विरोध के मुख्य कारण ये हैं: निजीकरण का डर, कॉर्पोराइजेशन। छात्र संगठनों जैसे SIO, AISF आदि का कहना है कि सरकार शिक्षा से अपना हाथ खींच रही है।
जब सरकार सीधे ग्रांट देना बंद करेगी तो कॉलेजों को लोन लेना पड़ेगा और वे उसे चुकाने के लिए छात्रों की फीस बढ़ाएंगे। अधिकारों का केंद्रीकरण। विरोध करने वालों का मानना है कि सारी ताकत दिल्ली केंद्र सरकार के पास चली जाएगी, जिससे राज्यों की यूनिवर्सिटीज की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर विवाद। कुछ छात्र समूहों का कहना है कि नए समानता के नियम कुछ वर्गों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हो सकते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि ये नियम केवल कागजों पर हैं और जमीनी स्तर पर भेदभाव नहीं रोक पाएंगे। 3. छात्रों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जेपीसी को सुझाव। यह बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास है। कई छात्र यूनियन अपनी मांगे कमेटी को भेज रहे हैं ताकि बिल में सुधार हो सके। डिजिटल शिकायत प्रणाली। सरकार का दावा है कि नए सिस्टम में छात्रों के लिए एक सिंगल विंडो होगी जहां वे स्कॉलरशिप या कॉलेज की मनमानी की शिकायत सीधे ऑनलाइन कर सकेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये चेक करूं कि आपकी कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC, जनरल के लिए स्कॉलरशिप के ताज़ा नियम क्या हैं? यह वीडियो विस्तार से समझाता है कि UGC के नए नियमों और बिल से छात्रों की शिक्षा और जेब पर असल में क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल समझाइए। CST, ST, OBC, जनरल के लिए स्कॉलरशिप के ताज़ा नियम क्या है? UGC के नए नियमों और 2026 के ताज़ा अपडेट्स के अनुसार छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। यहाँ SC, ST, OBC और जनरल ऑफ EWS कैटेगरी के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. SC और ST कैटेगरी के लिए नियम। इन वर्गों के लिए छात्रवृत्ति मुख्य रूप से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से दी जाती है। आय सीमा, इनकम लिमिट। वर्तमान में परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हालांकि 2026-27 के सत्र से इसे बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव चर्चा में है। अटेंडेंस का नया नियम। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य की जा रही है। अगर आपकी उपस्थिति 75% से कम है तो स्कॉलरशिप रुक सकती है। सीधा लाभ DBT, पैसा सीधे छात्र के आधार लिंक्ड बैंक खाते में आएगा। 2. OBC कैटेगरी के लिए नियम। OBC छात्रों के लिए नियम थोड़े अलग और सख्त हैं। आय सीमा, आमतौर पर वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। न्यूनतम अंक। कई राज्यों में अब नियम है कि पिछली कक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। लिमिट। एक परिवार के केवल 2 बच्चों, लड़कों के मामले में को ही इसका लाभ मिल सकता है, जबकि लड़कियों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। 3. जनरल, सामान्य वर्ग के लिए नियम। सामान्य वर्ग के लिए सरकार ने EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अन्य विशेष योजनाएं शुरू की हैं। आय सीमा, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए EWS के लिए या कुछ विशेष योजनाओं में 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। SBI आशा स्कॉलरशिप 2025-26। यह एक नई और बड़ी योजना है जिसमें सामान्य वर्ग सहित सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अच्छी राशि दी जाती है। योग्यता। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अक्सर 75% या 7 CGPA से अधिक अंक अनिवार्य होते हैं। प्रमुख बदलाव जो 2026 में लागू हो रहे हैं। कैटेगरी। आय सीमा सालाना। मुख्य शर्त। SC/ST 2.5 लाख रुपए बढ़ने की उम्मीद। 75% अटेंडेंस, आधार लिंक खाता। OBC 2.5 लाख रुपए, पिछली कक्षा में 60% अंक अनिवार्य। जनरल EWS 8 लाख रुपए तक, मेरिट के आधार पर चयन। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स। 1. आधार कार्ड जो बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक हो। 2. जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। 3. आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट माइनस नया वाला। 4. पिछली कक्षा की मार्कशीट। 5. बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है। चेतावनी, नए UGC बिल VBSA 2025 के अनुसार अगर आपका कॉलेज नियमों का पालन नहीं करता या उसकी ग्रेडिंग गिर जाती है तो उस कॉलेज के छात्रों की स्कॉलरशिप पर भी संकट आ सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके राज्य जैसे UP, बिहार, दिल्ली आदि के लिए स्कॉलरशिप की लास्ट डेट चेक करूं?